नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दिल्ली में हुए विस्फोट को अब आज तीसरा दिन है। इस बीच में इस घटना के बाद जांच एजेंसियों ने जो पड़ताल की है, उसमें अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके आधार पर कई लोगों की धरपकड़ हुई है। फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ और ऐसी जानकारियां मिली हैं जिसके आधार पर वहां जो मलबा मिला है, उसे समेटने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची हैं कि ये हमला कोई फिदायीन हमला नहीं था। एक नया शब्द इस वक्त सामने आया है जिसे कहा जा रहा है एक्सीडेंटल ब्लास्ट। और इसके बावजूद अब तक भारत सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सुरक्षा एजेंसियों ने, किसी ने भी इसे आतंकवादी हमला घोषित नहीं किया है। इसके पीछे वजह क्या है? और इसमें जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल सामने आया है, यानी चिकित्सा जैसी, डॉक्टरी जैसी उच्च पेशे में लगे हुए लोगों के इसमें लिप्त होने के नाम सामने आए हैं, लोगों के सामने नाम सामने आए हैं, वो दरअसल में क्या है और आखिर क्या वजह है कि डॉक्टर्स तक आतंकवाद की राह पर चल रहे हैं? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार वास्तविक साजिशकर्ताओं तक पहुंच पाएगी और इस चूक को लेकर कोई कभी जिम्मेदारी लेगा? इस तरह के कई सवाल हैं। उन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश के जाने माने भूतपूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन शाह आजाद। आप सब जानते हैं यशोवर्धन जी देश की सबसे बड़ी एजेंसी आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं, केंद्र सरकार के सुरक्षा सचिव रहे हैं और केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त भी रहे हैं। यशोवर्धन जी, आपका स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। मेरा सीधा और पहला सवाल यह है कि इस घटना को 48 घंटे से ज्यादा बीत रहे, इस बड़े हमले के बावजूद हमला या घटना दुर्घटना, पहले तो सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि ये आतंकवादी हमला है। क्या वजह है कि सरकार या सुरक्षा एजेंसियां सीधे सीधे आतंकवादी हमला शब्द का प्रयोग करने से बच रही हैं? जी, शायद शब्द का प्रयोग तो नहीं किया है, लेकिन ये जो घटना जिसके जो एफआईआर दर्ज हुआ है 16 और 18 युवापा के अंतर्गत हुआ है, जो कि टेररिस्ट एक्ट और कॉन्स्पिरेसी फॉर टेररिज्म के लिए है। तो लिहाजा ये मान लिया गया है सरकार द्वारा कि जबकि हम एफआईआर लिख रहे हैं आतंकवाद की घटना के संबंध में, तो ये एक आतंकवाद की घटना है। हाँ, इसे खुले तौर पे आके कि पुलिस कमिश्नर को आके कहना चाहिए कि इस घटना को हमने ऐसे ऐसे पंजीबद्ध किया है और ये आतंकवाद की एक घटना है। दूसरी बात ये है कि चूंकि विवेचना के तार जो है काफी तरफ से जुड़े हुए हैं और कई दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इसके बारे में अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन ये मैं अवश्य बताऊंगा कि ये जो घटना हुई है, इसमें जो विवेचना चल रही है वो सही दिशा पे है, और इसलिए है क्योंकि काफी लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, जिसमें ये डॉक्टरों का समूह जैसे कि आपने कहा था, इसके बारे में पता लग गया है, उनके जगहों के बारे में पता लग गया है, वो जो मौलवी जो रेडिकलाइज कर रहे थे, इनको इंडोक्ट्रिनेट कर रहे थे, उनके बारे में भी पता लग गया है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि मैं सही ये लोग सही दिशा पे हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा पाठक जी, वो ये है कि मैं समझता हूं कि इस घटना के बाद काफी ही एक परिपक्व तरह से रिएक्ट किया है सरकार ने, ऑपोजिशन ने भी। ऑपोजिशन ने कोई लांछन लगाना शुरू नहीं किया। सरकार ने तत्काल जंप करके ये नहीं कहा कि ये इसकी गतिविधि है, ये उसकी गतिविधि है। इस प्रकार जिस प्रकार से संयत रूप से एक गंभीर तरह की घटना को देखा जाता है, उस तरह की प्रतिक्रिया की है, जिससे कि मैं आशावान हूं। और मैं समझता हूं कि अब जब इसके तार जो हमें पता लगेंगे धीरे धीरे, तो उसके बाद ही एक निर्णय पे सरकार आएगी, जिसके बारे में आप और हम जानते हैं कि ये बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड किसको ये किया जाए, किसको नामजद किया जाए और फिर क्या कार्रवाई की जाए। अच्छा, जो शुरुआती जांच पड़ताल में कल से हम देख रहे हैं, शाम से सोशल मीडिया पर भी और बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों ने भी ये तस्दीक की है कि जांच एजेंसियों ने शुरू में ये पाया है, और जिसकी वजह से वो शब्द
इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि ये एक्सीडेंटल विस्फोट है, दुर्घटना के चलते हुआ है। और ये जो बम था वो पूरी तरह तैयार नहीं था, मैच्योर नहीं था। इसी वजह से उस तरह के वहां पर न तो छर्रे मिले हैं, न वहां गड्ढा हुआ है। और एक बात कही जा रही है, बाकायदा जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से न्यूज एजेंसी को यह बताया गया है कि यह फिदायीन हमला नहीं था, क्योंकि उस कार ने किसी को टारगेट करके टक्कर नहीं मारी। तो क्या ये सारे जो निर्णय है, ये सारे आकलन है, बहुत जल्दी नहीं कर लिए गए? नहीं, देखिए, इसको अभी तक तो किसी ने सुसाइड ब्लास्ट कहा नहीं। जी। आधिकारिक तौर पे तो ये पुष्टि नहीं की गई है कि ये है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैनिक अटैक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड अटैक है। देखिए, एक पुलिस अधिकारी के तौर से, एक पूर्व अधिकारी के तौर से मैं ये जानता हूं कि फरीदाबाद में जब रेड्स चले और लोगों की गिरफ्तारी हुई, जी। उसके बाद ये व्यक्ति डॉक्टर उमर, जिनका नाम आ गया था, ये वहां से भागे। और देखिए, एक बात और है कि जब सारी पुलिस अलर्ट थी, 60 किलोमीटर ये फरीदाबाद से सारे बैरियर क्रॉस करते हुए, पुलिस के कोई नाके भी नहीं थे इनके लिए, और ये दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच के 12 घंटे इधर से उधर घूमे और उन्होंने अपने गाड़ी लगाई रेड फोर्ट पे। ठीक है। अब जब वो निकले उस गाड़ी से, तो 3 प्रश्न है। एक तो ये कि इन्होंने मेट्रो स्टेशन के पास गाड़ी लगाई, जी। जो कि एक पब्लिक आबादी है। बिल्कुल। रेड फोर्ट के उल्टे तरफ लगाया। रेड फोर्ट पे एक घटना हो चुकी है 2001 में। ये हो चुकी। 2 मंदिरों के बीच भी ये वो लोकेशन है जो रोड आता है। 7 बजे का समय, जहां की बड़ी घनी आबादी रहती है। ऐसे समय में इस व्यक्ति द्वारा, चाहे वो एक्सीडेंटल हुआ, चाहे कैसे भी हुआ, सैनिक में हुआ। जी। तो आतंकवाद की हुई। क्यों? कि देखिए, 13 लोगों की जान गई, इनोसेंट लोग, बस। 26 लोग इंजर्ड हुए। और क्या चाहते हैं एक टेररिस्ट की घटना में? टेररिस्ट का तो बिल्कुल। काम पूरा हो गया, चाहे वो अच्छा सर, एक्सीडेंटल हुआ। मैं सर इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि आतंकवादी घटना कहने से सरकार बच क्यों रही है? क्या इसके पीछे थोड़ा वैश्विक पटल पर चुनौतियां जो हैं, भारत और पाकिस्तान की हालिया जो लड़ाई है, उसके बाद जो अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, अगर आतंकवादी घटना कहेंगे और उसमें पाकिस्तान का नाम, हमेशा से सर हम लोग पिछले 20-25 साल से, या जब से आतंकवाद का उदय हुआ हमारे देश में, तब से देखते आ रहे हैं कि हर घटना में फौरन से पेशतर पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया जाता है। तो क्या इस वक्त इस तरह का कोई दबाव है जिसके चलते नहीं, ना आतंकवादी घटना कहा जा रहा है, ना पाकिस्तान का नाम लिया अभी तक? वरना सरकारी एजेंसियां तो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लेती। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें किसी तरह का दबाव नहीं है, लेकिन ये जो संयत भाषा इस्तेमाल की गई है, इसका कारण जी। यही है कि हर बार हम ये गलती करते हैं कि तत्काल हम बहुत। कूद के नाम लेते हैं कि ये एजेंसी ने किया है और फलाने इसने किया है। अब इसमें ये पता तो लग रहा है ये जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है, लेकिन जी। ये बात सही है कि जब तक हम सारे लोगों को नहीं पकड़ते, ये भी सही है कि विवेचना के समय अगर हम सारी चीजें बता देंगे, तो जितने लोग हैं वो भाग जाएंगे, अलर्ट जैसे हो ये जाए। डॉक्टर भाग गए थे वहां से। तो ये बात सही है। मैं नहीं समझता कि अमेरिका का कोई प्रेशर हमारे ऊपर काम करेगा, बिकॉज ट्रम्प साहब कभी आज ये कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो उसी में गुड नाइट भी कह सकते हैं। तो जी। वो जो मसला है, वो अभी यहाँ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन हम पाकिस्तान का नाम उचित है भी नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि हैंडलर्स वहां पे हो सकता है कि एनक्रिप्टेड मैसेजेस आ रहे हो कहीं से, हो सकता है क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट भी हुआ हो, लेकिन जब तक हम उस स्तर पे नहीं पहुंच जाए, उसके पहले हम कोई किसी को नामजद नहीं करें, ये अच्छी बात है। देखिए सर, अब तक ये होता आया है कि आमतौर पर ये माना जाता है कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, या उस तरह के जो हैं, जो अपने आप को पीड़ित महसूस करते हो, कश्मीर में रहने वाले, वे आतंकवाद की राह पर चल पड़े। इसमें तो डॉक्टर्स, एमबीबीएस, एमडी, एक उसमें डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर है, यूपीएससी से सिलेक्ट होके लखनऊ मेडिकल कॉलेज में कहीं पदस्थ थी। क्या वजह है कि इस तरह के पढ़े लिखे लोग भी आतंकवाद की राह पर जा रहे हैं? ये बहुत चिंताजनक बात है। इसके पीछे आप क्या सोचते हैं, क्या मानसिकता हो? नहीं, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर एक इंगित किया है कि ये जो मॉड्यूल है, ये एक एजुकेटेड लोगों का मॉड्यूल है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है पाठक साहब कि देखिए, अ, आतंकवादी संगठन जो हैं, वो शुरू से ही
आकर्षित करते हैं पढ़े लिखे लोगों को। आपने देखा होगा कि 9/11 अटैक्स में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पढ़े थे, लिखे सब पढ़े थे। एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, सीरिया में और जगहों में भी, ये चेचन्स में। ओसामा और अल जवाहिरी दोनों पढ़े लिखे थे। एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर अल जवाहिरी वो भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो ये डॉक्टर्स हैं। और आपने देखा होगा कि भारत के संदर्भ में जब आईसिस ने भी लोगों को आकर्षित करना शुरू किया और नवयुवकों को बुलाना शुरू किया, तो केरला से भी कई लोग गए थे, कई लोग लड़ाई में खेल, और कुछ लोग भाग के आ गए, डर के आ गए। और उनके इंट्रोगेशन से काफी पता लगा कि वो इंटरनेट में के द्वारा उनके तरफ आकर्षित हुए थे, ये पढ़े लिखे लोग थे। तो इसलिए ये जो मॉड्यूल है, इसका एक बड़ा खतरनाक इंप्रेशन हो रहा है देश में। क्यों? क्योंकि एक मॉड्यूल तो ये है जिसमें कि आप 3 तरह के डॉक्टर यूपी और फरीदाबाद और कश्मीर के, जम्मू हैं, और दूसरी तरफ गुजरात का मॉड्यूल है कि तेलंगाना के डॉक्टर हैं जो 2 वो राइसिन बना रहे थे। और राइसिन एक ऐसी खतरनाक चीज है जो कि जिसका कोई एंटीडोट नहीं है। राइसिन से किसी बुल्गेरियन को मारा गया था, मुझे याद है, लंदन में, शायद वो 2011 या कभी की घटना है। और मान लीजिए कि अगर वो राइसिन मंदिरों के लड्डू में अगर मिला दिया जाता जैसा कि उनका ध्येय था, तो फिर बताइए क्या सामाजिक उसका इम्पैक्ट पड़ता। सो इसलिए समझता हूं कि ये एक हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि रेडिकलाइजेशन अगर एजुकेटेड तक पहुंच जाए, तो हमारा डी रेडिकलाइजेशन जो एफर्ट्स है उसको आंकना अभी इसकी बहुत जरूरत है। और इसके लिए पूरे समाज में, स्कूल में, कॉलेज में, अन्य जगह एक नई तरह की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, और इसकी बहुत ही आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि आपने इस विषय की ओर इशारा किया कि ये सबसे ज्यादा जो प्रभाव हमारे जनता के बीच लाना है, और आंतरिक सुरक्षा पर ये सबसे बड़ा प्रेशर पड़ेगा इससे। सर, आप तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहे और आपने बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं की तहकीकात की है, हम जानते हैं। इस पूरे मामले में क्या इंटेलिजेंस एजेंसियों की कोई फेल्योर, कोई असफलता आप मानते हैं? हम अगर पहलगाम की भी बात करें, इतनी दूर तक आतंकवादी घुसकर आए, नरसंहार करके चले गए, और अब देश की राजधानी दिल्ली में, और उसमें भी 24 घंटे पहले फरीदाबाद में वो विस्फोटक पकड़ा जा चुका था। यद्यपि शुरू में उसे RDX कहा गया, बाद में खुद पुलिस ने बयान जारी करके कहा कि ये अमोनियम नाइट्रेट था। कल का ही कमिश्नर का वहां का बयान है कि ये तो शादी ब्याह में चलाए जाने वाले पटाखे और उसका रॉ मटेरियल था, लेकिन अंततः वो मिला इन्हीं लोगों के पास से था। तो क्या हमारी गुप्तचर एजेंसियां हैं जो समय पर भांपने में नाकामयाब हो रही हैं लगातार? देखिए, इन दोनों घटनाओं में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि पहलगाम की जो घटना हुई थी उसमें 3 जो आतंकवादी थे वो बाहर से आए थे और लंबी दूरी तय करके गए। तो बात सही है कि उस बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस को कहीं ना कहीं, या इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी कुछ इत्तला होनी चाहिए थी, कुछ इसके बारे में सूचना मिलनी चाहिए थी। जहां तक इस इंफॉर्मेशन की बात है, मैं ये कहूंगा कि 15-16 साल से दिल्ली सुरक्षित थी, और इस बीच में आतंकवादियों ने कई बार प्रयास तो किया ही था दिल्ली और अन्य शहरों पे ये हमला करने का, और हर बार उस समय इंटेलिजेंस एजेंसियां ने सुरक्षित रखा, वो सफल रहे। लेकिन इसके बारे में खैर चर्चा नहीं होती है क्योंकि कुछ हुआ नहीं। तो मेरा ख्याल है, देखिए, ये जो लड़ाई है ये तो चलेगी पाठक जी। देखिए, जो कश्मीर की जो समस्या है, मैं बराबर इस बात को कहता हूं कि कश्मीर आप सुलझा नहीं सकते अभी। कश्मीर को आप मैनेज कर सकते हैं, व्यवस्थापन आप कर सकते हैं, और ये लड़ाई लंबी है, ये 50 साल चलेगी, 30 साल चलेगी कम से कम, जब तक कि नहीं भारत बिल्कुल संपन्न हो जाएगा आर्थिक रूप से, बिल्कुल आंतरिक रूप से। कश्मीर के बच्चे हर जगह पढ़ना शुरू कर देंगे, जाने लगेंगे, आने लगेंगे, और कश्मीर भी एक डेवलप कर जाएगा, एक बिल्कुल ही संपन्न स्टेट। तो उस समय तक ऐसी गतिविधि आप देखिए कि कुछ दिन पहले पाठक साहब, कश्मीर में कुछ लोग पाकिस्तान की बात करते थे, अब पाकिस्तान की बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अब वो बात करते हैं थोड़े ऑटोनॉमी के बारे में कि हमें थोड़ा इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। तो बहुत फर्क आया। जब वो तरक्की हो जाएगी तो वो क्यों बोलने की बात ही नहीं रहेगी, वो खत्म ही हो जाएगी सारी बातें। तो इस बीच में
आपको ये झेलना पड़ेगा, बिकॉज आतंकवाद की जो लड़ाई है उसके खिलाफ बड़ी लंबी चलती है। लंबी और है। आप जितने देश हैं, इजराइल हैं और भी जितने देश हैं, उन्होंने बहुत ही कहते हैं लोगों को सहना पड़ा है, जिसको कहते हैं ना एंड्योरेंस कैपेबिलिटी, उसको बढ़ानी जी पड़ेगी। तो इंटेलिजेंस फेलियर आप चाहें तो कह सकते हैं कि भाई क्रैक है, रोक लिया, लेकिन मैंने कहा आपको, हाँ थोड़ी गलती तो होती है। जैसे कि अगर आपने अमोनियम नाइट्रेट इतनी मात्रा में पकड़ा और वो भाग रहा है 1 घंटे के बाद, अब पूरी जगह नाके से वो निकल के दिल्ली आ गया, ये बातें बिल्कुल। होती हैं। लेकिन जहां जानते हैं सबसे ज्यादा चौकसी होती है, उसी के नीचे कहीं भूल भी हो जाती है थोड़ी हो सी। जाती है जी। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही आजाद साहब कि कश्मीर में बदलाव आया है, वहाँ जो लोग हैं वो आतंकवाद से विमुख हो रहे हैं। प्रसंगवश मैं बता दूं कि संयोग से जब पहलगाम का हमला हुआ उसके कुछ 5-7 दिन बाद मैं खुद कश्मीर गया था और 1 तारीख को वहां पहुंच गया था, 1 मई को। 23 अप्रैल का हमला है। हमने काफी 7-8 दिन पहले दिन ही सीधे पहलगाम जाकर वहीं से बातचीत की, वीडियो बनाया और बहुत सारे लोगों से बात की। हमने महसूस किया था वहां लोग आतंकवाद से त्रस्त हो चुके हैं। trust, आम कश्मीरी उनके खिलाफ है। उसके जहन में कहीं नहीं है पाकिस्तान के साथ जाना। वो इससे निजात पाना चाहता है और निजात पाना इसलिए दिल्ली की जरूरत है कि उस पर हाथ रखने की, अपनेपन का। एक सवाल जहन में आता है, आतंकवाद पर हम लोग बात कर रहे हैं लंबे समय से। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लंबी लड़ाई है, आसानी से खत्म होने वाली नहीं। लेकिन 2 ऐसे मौके आए पिछले 10 सालों में जिसमें यह दावा किया गया कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नंबर 1, नोटबंदी। थोड़ा सा राजनीतिक सवाल भी है, अब इस बारे में बात करेंगे तो राजनीति पर भी होगी। नोटबंदी और दूसरा धारा 370, अनुच्छेद 370 हटाया जाना। सरकार और सरकार के समर्थकों ने यह दावा किया कि इससे कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। चाहिए। एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी के नाते आपको क्या लगता है कि ये दावे कितने कारगर थे? क्या सचमुच में ऐसे कदमों से आतंकवाद खत्म हो सकता है या और क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे पाठक जी ये कहना होगा कि ऐसे दावे करने ही नहीं चाहिए। और ठीक बात। जहाँ तक नोटबंदी का सवाल है, नोटबंदी से जो आर्थिक व्यवस्था हमारी जो प्रभावित हुई और बुरी तरह से प्रभावित हुई, उसके बारे बिल्कुल। में सबको मालूम है। और ये एक्सपेक्ट करना कि नोटबंदी के चलते वो ब्लैक मनी का वो टेररिज्म फंडिंग बंद हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ये एक सपना ही है, मैं समझता सपना हूँ। नहीं। हम तो उस समय भी आप हमसे पूछते तो मैं यही कहता। नंबर 2, जहां तक धारा 370 के बारे में बात है, देखिए धारा 70 क्या, जितने भी सरकारें आई और गईं, चाहे वो मस्कुलर अप्रोच रहे, चाहे नो अप्रोच रहे, चाहे उनको प्रणाम करने का अप्रोच हो, चाहे दिया जलाने का हो बॉर्डर पे, आतंकवाद कभी खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल आतंकवाद जो कड़वी शुरू सच्चाई। हुआ से, ये एक कड़वा सच है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ये लड़ाई अगर आप ये सोच रहे थे कि पोस्ट 370 में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो ये सपना ही है और क्या। और ये सपना जो है आपका आज न कल टूटना ही था। तो इसलिए ऐसे दावे कभी कश्मीर के बारे में नहीं करना चाहिए। नहीं, ये भी दावा नहीं करना चाहिए पाठक जी कि हम बंदूक की गोली से सबको अपने पास ले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं नहीं कर चलता है। मैं एक बात और कहूंगा पाठक जी, कि आज जब कश्मीर को आपको स्टेटहुड वापस देना चाहिए। नंबर 2, आपको पूरी सत्ता, पूरे अधिकार उमर अब्दुल्ला को देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सही। प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुने गए हैं, लोगों के हक में है कि वो उनके पास जाएं। एक चीज और पाठक जी, कि वहां का जो पूरा सुरक्षा तंत्र है, जो सिक्योरिटी कमांड है, वो चीफ मिनिस्टर के अंडर होना चाहिए। और उससे ये फायदा होगा पाठक जी कि जमीन से जो भी उठी हुई आवाजें हैं वो पहुंचेंगी उनके तरफ। और अगर आप ऐसे व्यक्ति पे अभी विश्वास नहीं कीजिएगा जो कि रिलेटिवली यंग है, वहां के हैं, तब आप कहाँ से एक व्यवस्था लाइएगा, वहां बाहर से तो सर नहीं होगा। आपने विश्वास की बात कही आजाद साहब। पहलगाम से कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री कश्मीर में थे, उन्होंने बैठक की थी। मुख्यमंत्री को बाहर कर दिया था उस बैठक से। क्या ये जो मालूम। ये जो भरोसे का अभाव है, अविश्वास है चुने हुए प्रतिनिधि का, चुने हुए मुख्यमंत्री के प्रति केंद्र सरकार के दूसरे नंबर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का, इसका मैसेज भी तो जाता होगा। कश्मीर के लोगों को लगता होगा कि हमारे साथ दुभांति हो रही है, भेदभाव हो रहा है।
ये बिल्कुल सही बात है और इसलिए मैं बराबर इस बात में विश्वास रखता हूं कि जहां आपने प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाया है तो आप उसकी इज्जत कीजिए। प्रजातांत्रिक बिल्कुल प्रणाली अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए या सारे पावर्स गवर्नर्स को दे दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिल्ली में भी मैं वही कहता हूँ कि पहले की जो बिल्कुल बात थी अब तो व्यवस्था ठीक हो गई है क्योंकि एक पार्टी के है। एक चीफ मिनिस्टर को अगर चुना जाना है तो उसके पास सारे अधिकार होने चाहिए और मैं ये भी होना बता रहा चाहिए। हूँ, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ पाठक जी, कि स्थिति सुधरेगी, बिल्कुल खराब ठीक नहीं, है। क्योंकि वहां पे सारे आपकी सुरक्षा बल तो लगी हुई है। सुरक्षा बल क्या थोड़ी थोड़ी चौकसी में कमी कर देंगे अगर उमर अब्दुल्ला आ जाएंगे, बल्कि वो तो ये देखेंगे कि नए चीफ मिनिस्टर के आने से हमें और बल मिलेगा और सहायता बिल्कुल मिलेगी, इसलिए क्योंकि लोग लोग आपके साथ रहेंगे। सर, आतंकवाद को लेकर हमारे यहाँ राजनीतिकरण भी बहुत होता है। पिछले कई सालों से हर चुनाव से पहले इस तरह की खबरें आती हैं। बड़े बड़े नेता ऐसा बयान देते हैं कि जिस राज्य में चुनाव होगा आतंकवादी घुस आए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा, बक्सर बिहार की सभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था 300 आतंकवादी घुसने की सूचना है। यानी पुख्ता संख्या तक बताते हैं कि मानो आतंकवादी कोई टूर प्लान भेज रहे हैं। हर चुनाव से पहले ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं। चुनाव खत्म होने के बाद कोई सुध नहीं लेता कि वो जो 300 आतंकवादी 2020 में आने वाले थे बिहार में, वे बने हुए हैं कि अपना टूर प्रोग्राम कैंसिल करके नहीं आए या घूमकर वापस चले गए लिट्टी चोखा। तो क्या ये हमारी अप्रोच है टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर? सभी ये राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या ये भी ये नहीं बताती कि हम बहुत गंभीर नहीं? आप हर चुनाव से पहले अभी भी बिहार में आपने आपने खबर वो देखी होगी, जैश ए मोहम्मद के उनके नाम भी आ गए, उनकी फोटो भी जारी कर दी पुलिस कमिश्नर पटना ने शायद, और उसके बाद उसका खंडन करना पड़ा। फिर ये भी बता दिया गया कि नहीं, इस रूट से नहीं आए, दूसरे रूट से आए थे, वे नेपाल चले। इस तरह की बातें क्या आतंकवाद के साथ बचकाना अप्रोच नहीं? SIR में भी बहुत अपेक्षा थी कि बहुत सारे उसमें से घुसपैठ ही घुसपैठिए है। निकलेंगे। जी हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल बिल्कुल सही विषय को अभी उभारा है कि हर चीज में आतंकवाद को लाना इलेक्शन के पहले इसके बिल्कुल सर्वथा गलत है। और खासकर बॉर्डर स्टेट्स जो संवेदनशील इलाके हैं बिल्कुल जैसे बिहार के हैं, बंगाल के हैं, इसमें ऐसी चीजों को लाने से लोगों में एक बिना मतलब की दहशत भी पैदा होती है और एक तरह का भ्रम उत्पन्न होता है कि वाकई क्या सही है और क्या मिथ्या है इस बिल्कुल इसमें। तो मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूं, क्योंकि सवाल ये है, देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑलरेडी अपना काम कर रही हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना काम कर रही है, और कोई भी राजनीतिक दृष्टि से नहीं कर रहे हैं ये कार्रवाई, ये कर रहे हैं क्योंकि उनका कार्य है। तो उसमें राजनीतिकरण करना ये गलत है। किसी भी पार्टी द्वारा ये अगर ये करते हैं तो देश के खिलाफ ये कार्रवाई है। मैं आपसे इस बात पे बिल्कुल सहमत जी। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इस घटना में खास तौर से दिल्ली के इस ब्लास्ट के बाद सरकार ने, विपक्ष ने एक परिपक्व रवैया अपनाया और दिखाया, मैच्योर तरीके से बिहेव किया। विपक्ष ने उस तरह की बात नहीं की। यद्यपि हमारे दर्शकों की याददाश्त के लिए हम याद ताजा कर दें कि मुंबई पर जब हमला हुआ था तो गुजरात में कोई मुख्यमंत्री थे, शायद उनका नाम भी नरेंद्र मोदी था। वही आजकल देश के प्रधानमंत्री हैं। वे गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस वक्त आप तो आईबी में थे। उस वक्त सुरक्षा एजेंसियां ऑपरेशन चला रही थी, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था सर। हमारे एनएसजी कमांडो ताज होटल में मौजूद थे और गेटवे ऑफ इंडिया में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से सवाल कर रहे थे। आज का विपक्ष सरकार से वो सवाल भी नहीं कर पाता है। वो इतने शर्म लिहाज में रहता है, उसे लगता है कि हम सवाल पूछेंगे तो लोग कहेंगे देशद्रोही है विपक्ष। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि जवाबदेही से मुक्त सरकार है। पहले की सरकारों में इस्तीफे होते थे, आपने देखा था, शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, कपड़े बदलने पर इस्तीफा हो गया था। है। मुंबई अटैक के बाद विलासराव देशमुख का इस्तीफा हुआ, वहां के गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ, कैबिनेट सचिव का तबादला हुआ, गृह सचिव का तबादला हुआ, इतनी सारी जवाबदेही तय की गई। मेरा आखिरी सवाल आजाद साहब आपसे ये है, आप एक इतने बड़े वरिष्ठ पदों पर रह चुके पुलिस अधिकारी हैं और इस वक्त सामाजिक जीवन पर पैनी नजर है।
क्या सचमुच किसी की कोई जवाबदेही नहीं इस अमृतकाल में? 2013-14 से लेकर अब तक एनएसए का बयान भी इसमें जोड़ देता हूं। अजीत डोभाल साहब आपके सीनियर रहे, उनका बयान है, आपके सीनियर रहे, मुझे लगता है आपके जूनियर रहे होंगे शायद, सीनियर। उनका बयान है कि 2013-14 के बाद एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ भारत में। मैंने कल अपने वीडियो में पूरी फहरिस्त गिनाई है कि कितने आतंकवादी हमले हुए। उन्होंने कहा कश्मीर को छोड़कर तो पंजाब में हुआ, पठानकोट, जिसकी जांच के लिए आईएसआई का एजेंट आया। मेरा अंतिम सवाल ये है कि क्या सचमुच में अब इस सरकार की कोई जवाबदेही, कोई नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है? बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, कोई इस्तीफा नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा कि पहलगाम तक आतंकवादी चले आए, नरसंहार करके चले जाएं। देश की राजधानी दिल्ली में विस्फोटक लेके कार घूमती रहे, विस्फोट हो जाए, 13 लोग मर जाएं, कोई जवाब नहीं देगा। प्रधानमंत्री परदेश में जाकर कहेंगे साजिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। वो बयान तो यहां भी हो सकता था, जाने से पहले दे जाते। मैं सीधे पूछ रहा हूं, कब तक आखिर कोई जवाबदेही नहीं देगा? ये बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछा है आपने। खासकर जब आप ये कह रहे हैं कि 2014 से अभी तक कोई आतंकवाद की घटना नहीं हुई कश्मीर के बाहर, तो मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा है मैं इसका क्या जवाब दूं। अगर मणिपुर को ही मैं अगर देख लूं 2 साल तक, और 2 साल में जो वहां के जो आतंकवादी संगठन थे वो जब खुलकर सामने आ गए, चाहे वो कुकी संगठन के थे या चाहे जिनके 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 साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस की कार्रवाई हुई थी, उसको तोड़कर वो मैदान में आ गए थे। मणिपुर में जो दूसरे पार्ट माइती के जो थे वो भी आ गए थे। तो अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ? छत्तीसगढ़ सर नक्सल अटैक इतने बड़े बड़े नहीं, पंजाब में जो आतंकवादी संगठन है खालिस्तान के बारे में सबसे ज्यादा सरकार बात कर रही है, उनके ज्यादा गतिविधियां की गई हैं, ड्रोन और अब आप और हमें मालूम है ड्रग्स के हैं, वेपन्स के हैं, कितनी सारी घटनाएं हैं। और देखिए आप एक बहुत ही जो कि अहम सवाल है जो आपने पूछा है जिम्मेवारी का, मैं इससे बिल्कुल ही बहुत ही गंभीरता से लेता हूं कि आंतरिक सुरक्षा पर जब भी किसी तरह का खतरा आया, और खतरा तो आया है, क्योंकि जब भी इस तरह की गतिविधियां हो और इस गतिविधियां में भूल हो, और व्यापक भूल जिसे हम कहते हैं, तो उसमें एक जिम्मेदारी ठहरा के किसी ना किसी को ओन करना चाहिए जिम्मेवारी की, हाँ जी हाँ हमारी गलती थी और इससे मैं नैतिक रूप से करता हूँ। अब मैं जानता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना तो नहीं है जिन्होंने एक रेल एक्सीडेंट से इस्तीफा दे दिया। मेरे पिताजी उस समय राजनीति में थे, मुझे मालूम है क्या उच्च स्टैंडर्ड को वो लोग मेंटेन करते थे। लेकिन ये तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूं कि जिन लोगों पे आंतरिक सुरक्षा को के व्यवस्थापन करने की जिम्मेवारी है, उनको तो कम से कम इस्तीफा दिलाना चाहिए। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन मैं इसे मानता हूं कि इस सरकार ने इस बात को तो अपना लिया है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो 85 साल हो जाए, चाहे 80 साल से ऊपर हो जाए, इस्तीफा नहीं देंगे। ना तो मंत्री इस्तीफा देते हैं, ना कोई इस्तीफा देते हैं। कांग्रेस के भी की राजनीति में जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक से एक आरोप लग रहे थे, तो मंत्रियों को जाना तो पड़ रहा था। कितने लोग जेल तक गए थे, जेल तक गए, इस्तीफा देना पड़ा, सारी चीजें हुई। और ये जो नैतिक जिम्मेवारी है प्रजातांत्रिक प्रणाली में, अगर आपकी जो सरकारें हैं अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो दुर्भाग्य में कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। याद किया श्रद्धेय भगवत झा आजाद साहब, आपके स्मृति शेष पिताश्री और लाल बहादुर शास्त्री, वो बहुत पहले का काल हो गया सर। लेकिन अभी 2014 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मुंबई अटैक के बाद इतने सारे इस्तीफे हुए, भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर मंत्री जेल गए, जांच बैठी, भले होम मिनिस्टर जी, तो आप बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। आज दिल्ली के विस्फोट पर हमने बात की, यशोवर्धन झा आजाद साहब जो देश के जाने माने भूतपूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत सारे सवालों को हमने समझने की कोशिश की कि क्या सचमुच में हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां कहीं कोई भूल चूक हो रही है, सरकार के स्तर पर क्या हो रहा है। और सबसे अच्छी बात उन्होंने जो कही कि हमारा लोकतंत्र बहुत परिपक्व हो चुका है और इस घटना के बाद सरकार और विपक्ष सबने जिस तरह जिम्मेदारी से भरा हुआ व्यवहार किया है,
वो सराहनीय है, लेकिन आजाद साहब का कहना यह है कि किसी न किसी को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए, गृह मंत्री को कम से कम इस्तीफा देना चाहिए। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली दफा आपसे फिर किसी ऐसे ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करेंगे। पब्लिक इंडिया पर शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।